हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैग्नेटिज्म फिजिक्स में हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये टॉपिक है चुंबकीय शब्दावली। अर्थात जब मैग्नेटिज्म की हम बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के टर्मिनोलॉजी से हमारा सामना होता है। तो आखिर उन सभी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्मिनोलॉजीज का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और उन सब के बीच में छोटे छोटे अंतर है, वो सभी अंतर क्या क्या है। तो जब हम मैग्नेटिकल ये टर्मिनोलॉजीज की हम बात करते हैं तो इन टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी आता है वो है फ्लक्स को लेकर, मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा जो आता है हम लोगों का फ्लक्स डेंसिटी, जिसे हम B से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, फ्लक्स डेंसिटी रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, B से। तीसरा जो टर्मिनोलॉजी होता है वो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा जो नाम है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जिसे I से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन आफ्टर मैग्नेटिज्म इंटेंसिटी है, सॉरी मैग्नेटिज्म इंटेंसिटी को ही हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स के रूप में दे दिया है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो हम लोगों के पास में I है। अब इसके बाद आता है चुंबकीय प्रवृत्ति अर्थात मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी। पांचवा जो है ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और छठवां जो है परमीबिलिटी, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इतने टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमें क्या करना है, बात करना है, इनके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। तो ये जो पॉइंट है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को कुछ जगह I से रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ जगह कैपिटल M से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। ये बुक के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग पुस्तक में अलग अलग प्रकार से इसको क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि फ्लक्स का तात्पर्य क्या है, फिर फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी है तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होगा, और जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकाल लेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है और परमीबिलिटी क्या है। इनके बारे में हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे। ऐसे देखोगे तो इसकी परिभाषा पढ़ने में तो आसान लगती है और कुछ परिभाषाएं थोड़े क्लिष्ट रूप में भी है, थोड़ा सा कठिन तरीके से भी उसको बताया गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इनको हम प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे इन सब चीजों को। तो जब पहला हम फ्लक्स की बात करते हैं, मान लिया कि ये हमारे पास कोई एक दंड चुंबक रखा हुआ है इस तरीके से। वन बाय वन हम इन सब के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब ये चुंबकीय फ्लक्स में ये जो मैग्नेटिक जो बार रखा हुआ है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हम देखते हैं कि इस नॉर्थ पोल से बहुत सारी बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। जो बहुत सारी बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, वो बल रेखाएं इस प्रकार से बहुत सी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो इन बल रेखाओं का जो बंच होगा, बंच मतलब कि एक इतना, जैसे ये एक एरिया लिया हमने, इस गिवन एरिया से कितने सारे ऐसे फील्ड लाइंस जो हैं वो क्रॉस हो रहे हैं। तो जितने भी फील्ड लाइंस होते हैं, जितने भी क्षेत्र रेखाएं हैं, जितने भी बल रेखाएं हैं, बल रेखाओं की संख्या जो कि एक निश्चित क्षेत्र से गुजरती है, उनका जो बंच होता है, बंच मतलब उनका गुच्छा या वो जो जब आप उसको इकट्ठा करोगे तो ये हमारा किस नाम से जाना जाता है, फ्लक्स के नाम से जाना जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई, ये फाई किस बात को रिप्रेजेंट करता है, दिए गए क्षेत्र से पार होने वाली बल रेखाओं की संख्या,
बल रेखाओं की संख्या, यह किसे रिप्रेजेंट करता है? फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। इस फ्लक्स का यूनिट क्या है? इसका यूनिट होता है वेबर। बहुत सिंपल सी बात है। तो फ्लक्स का यूनिट है वेबर। तो फ्लक्स का सिंपल सा मीनिंग क्या था कि एक क्षेत्र हमको दे दिया गया है, जैसे कि हमने ये ब्लू कलर के जो गोला मैंने घेर दिया है वो एक क्षेत्र है, एक सरफेस है। उस सरफेस से कितनी सारी चुंबकीय रेखाएं क्या हो रही है, इससे बाहर निकल के जा रही है। तो उन बल रेखाओं की जितनी भी संख्या है, इन सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं बल रेखा में एक एक जो बल रेखा है, ये एक एक बल रेखा, ये किस नाम से जाना जाता है? बी, जिसे हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, या ये कह सकते हैं हम उसको इकाई क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं पार होती है। या फ्लक्स डेंसिटी जो है, फ्लक्स जो है एक एरिया से पार होने वाले बल रेखाओं की संख्या को बताता है। तो फ्लक्स डेंसिटी किसको बताएगा? इकाई क्षेत्रफल से पार होने वाली बल रेखाओं की संख्या को बताएगा। और प्रैक्टिकली क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल से एक बल रेखा जो है वो क्रॉस होता है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं। तो ये जो एक एक जो बल रेखाएं हैं, ये एक एक बल रेखाएं हैं, किस नाम से जाने जाती है? बी के नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो ये जो फ्लक्स डेंसिटी है, ये फ्लक्स डेंसिटी बी किसके बराबर रहता है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। बी का फॉर्मूला हो गया, बी आपके पास है फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा? फ्लक्स अपॉन एरिया, अर्थात इकाई क्षेत्रफल से कितने फ्लक्स क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, उसको बी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर एरिया। और वेबर पर मीटर स्क्वायर एरिया को ही किस नाम से जाना जाता है? टेस्ला के नाम से जानते हैं हम। हमने पहले भी क्लासेस में इनके बारे में बात कर लिया है कि ये जो फ्लक्स डेंसिटी है बी, फ्लक्स डेंसिटी बी का यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। और टेस्ला का जब सीजीएस यूनिट में आप इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाता है? 10⁸ गॉस हो जाता है ये वैल्यू। तो हमने सभी रूप में देख लिया, सीजीएस फॉर्म पे भी देख लिया, एसआई फॉर्म में भी देख लिया, और एसआई का ओरिजिनल रूप जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, इस चीज को भी देख लिया। तो ये फ्लक्स है और ये फ्लक्स डेंसिटी हुआ। मगर अगला जो चीज आता है वो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स को मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के भी नाम से जाना जाता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अलग है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग है, दोनों में फर्क है। नाम भले ही एक ही जैसे है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और एच को मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं, या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, या मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं। तो ये जो है H, ये क्या होगा? पहले हमने देखा कि एक चुंबक को रखा हमने, तो ये चुंबक जो है इसके नॉर्थ पोल से बहुत सारी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो बहुत सारी बल रेखाएं जब एक क्षेत्रफल से होकर जाएंगी तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? फ्लक्स के नाम से। अब जब वो इकाई क्षेत्रफल से होकर जाएगा तब हम उसे किस नाम से जानेंगे? बी, अर्थात फ्लक्स डेंसिटी के नाम से जानेंगे। मगर जब जो तीसरा जो बात है, थर्ड जो पॉइंट है, वो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये क्या है? जब इस चुंबक को एक स्थान पर रखेंगे और इसके चुंबकीय क्षेत्र के आसपास में जब हम कोई दूसरा पदार्थ हमने रखा, इस प्रकार से हमने एक दूसरा पदार्थ, दूसरा वस्तु को रख दिया, ये वस्तु क्या है? सामान्य लोहे का टुकड़ा है। तो हम ये जानते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, या तो उसमें स्वयं चुंबकत्व होता है मैक्सिमम में, और कुछ फेरोमैग्नेटिज्म ऐसे रहते हैं जो नियर अबाउट पैरामैग्नेटिज्म के आसपास होते हैं, कि यदि आप उनको चुंबक के पास रखेंगे तो वो भी चुंबक में बदल जाते हैं। अर्थात ये तो प्रॉपर चुंबक है ही। मान लेते हैं ये जो चुंबक है, ये चुंबक किस चीज से बना हुआ है? ये चुंबक एल्निको से बना हुआ है। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इन तीनों को एक प्रॉपर प्रपोर्शन में, एक प्रॉपर रेशियो में मिला दिया गया है लोहे में, तो एक चुंबक बन गया। मगर ये जो है, ये प्योर क्या है? हमारे पास आयरन है। जब इस दंड चुंबक के पास, इस बार मैग्नेट के पास हम कोई लोहे के टुकड़े को, निकल का टुकड़ा, कोबाल्ट का टुकड़ा, मैंगनीज का टुकड़ा, हर ऐसे टुकड़े को हम रखते हैं जो चुंबकित हो सकता है। तो अब हम ये बात करते हैं कि इस स्थान से निकलने वाला
यहां से जो चीज निकल के जा रहा है, इसको यदि मैं ऐसे थोड़ा सा इस रूप में ऐसे ले लेता हूं, कुछ फील्ड रेखाओं को बस समझाने के लिए कि इनमें से फील्ड रेखाएं बिल्कुल इस तरीके से जा रही हैं निकल के, ये इस प्रकार से हो गए। तो ये जो फील्ड जो बल रेखाएं जो इससे निकल रहे हैं, वो निकलने वाली बल रेखा को हम बी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बी हम जो बात करते हैं कि प्रति इकाई एरिया पर कितना बल रेखा निकला, और ये बल रेखा यहां इस पूरे माध्यम को, ये जो बीच में ये जो माध्यम दिख रहा है, इस माध्यम को पार करके जा रहा है। तो अब ये बात आएगी कि क्या ये बीच का माध्यम इस चुंबकीय क्षेत्र को पार कराने के लिए सक्षम है। अर्थात जैसे देखो, एक चुंबक को एक तरफ रखो, बीच में कांच रखें और उसके अगले तरफ लोहे के टुकड़े को रखेंगे, लोहे का टुकड़ा जो है चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। क्यों? कांच जो है, कांच की परमिबिलिटी कम है, कांच में पारगम्यता अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के लिए पारगम्यता नहीं के बराबर है। या हम ये कह सकते हैं कि कांच से होकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पार नहीं हो सकती। इसलिए दूसरे ओर पर, एक ओर ये, जैसे ये मेरा हाथ को कांच आपने मान लिया, इस ओर चुंबक रखूंगा तो इस ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही कम होगी या नहीं के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि बीच का जो कांच है ये उस चुंबकीय क्षेत्र को पार होने नहीं दे रहा है अपने आप से। तो कोई माध्यम जो चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर से पार होने की परमिशन देता है या नहीं देता, यह किस राशि के द्वारा पता चलता है? हमें परमिबिलिटी के द्वारा पता चलता है। परमिबिलिटी मतलब क्या हो गया? म्यू। ये जिसको हमने पढ़ा है परमिबिलिटी, इस परमिबिलिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? चुंबकशीलता कहते हैं। ये परमिबिलिटी जो है चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता का तात्पर्य यही है कि जो भी मीडियम है, क्या उस मीडियम से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होकर जा सकता है कि नहीं। तो यहां ये बीच में जो हरे कलर का जो मैंने ऐसे गोला बनाया है, ये हमारे बीच का माध्यम है। इस माध्यम से ये मैग्नेटिक फील्ड बी जो कि इस मटेरियल से निकला है, वो निकलकर इस जगह तक पहुंच रहा है। तो वो इस पॉइंट तक पहुंच पाया कि नहीं पाया? तो जैसे वो पहुंच रहा है इस बिंदु तक, तो इस पॉइंट तक पहुंचा, तो वो कितना पहुंच रहा है? हमने देने के लिए क्या दिया? बी अप्लाई किया, मगर इस वस्तु तक क्या पहुंच रहा है? एच। अर्थात बीच का ये जो फैक्टर है म्यू, जैसे कि ये यदि वायु है तो वायु की स्थिति में क्या होगा? म्यू नॉट। तो बीच का फैक्टर म्यू नॉट जो है वो क्या करता है? इसकी वैल्यू को कम करने का काम करता है या ज्यादा करने का काम करता है। एवं इसके बीच में, बी के बीच में, म्यू नॉट के बीच में और एच के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, और वो रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से है कि बी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? म्यू नॉट एच के बराबर होता है। ऐसे देखा जाए, यदि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, तो ये जो म्यू नॉट एच है, ये म्यू नॉट एच इसके भी इक्वल होता है म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर होता है। तो आप म्यू नॉट और म्यू नॉट को यदि आप क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे, तो एच का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? एन इंटू आई के बराबर हो जाएगा। मगर ये क्या है? एन इंटू आई ये परिनालिका हेतु है और ये फॉर्मूला दंड चुंबक हेतु है। अर्थात ये तात्पर्य हुआ कि हमने जो बी अप्लाई किया उसका कितना मात्रा या तो कम हो गया तो ज्यादा होकर इस पदार्थ तक पहुंच रहा है। तो इस तक पहुंचने के लिए कौन से फैक्टर से उसको गुजर कर जाना है? म्यू नॉट। इसीलिए बी का वैल्यू किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू एच की इक्विवेलेंट हुआ। तो H जो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, इसका यदि आप परिभाषा लिखेंगे तो यह परिभाषा किस प्रकार से दिया जाएगा कि ये जो H है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के नाम से भी जानते हैं इसको। तो इसका परिभाषा यह है, चुंबकीय तीव्रता उस सीमा को कहते हैं, उस लिमिट को कहते हैं जहां तक कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी पदार्थ को चुंबकित कर सकता है। अर्थात यह चुंबकीय क्षेत्र किस हद तक किसी पदार्थ को चुंबकित कर सकता है। अर्थात भाई इस पदार्थ को यदि मैं इस स्थान पर रखूंगा तो ऐसे स्थिति में H का वैल्यू ज्यादा होगा। इसको जितना दूर करते जाएंगे H का वैल्यू उतना ही कम होगा। तो इसी बात को बोला गया है वो लिमिट, वो सीमा जहां तक ये चुंबकीय क्षेत्र
किसी दूसरे पदार्थ को चुंबकित कर सकता है। यह पदार्थ चुंबकित किससे हो रहा है? यह पदार्थ चुंबकित बी से नहीं हो रहा है, यह पदार्थ चुंबकित किससे हो रहा है? एच से हो रहा है। तो ये इसके बारे में हमने बात किया, एच के बारे में। अब अगला जो बात आता है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि एच को देने से इसके अंदर में चुंबकत्व उत्पन्न हुआ। हमने एच अप्लाई किया, एच को अप्लाई करने से वो पदार्थ क्या हो गया? चुंबकित हो गया। चुंबकित हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें ध्रुव सामर्थ्य उत्पन्न हुआ। जैसे विद्युत आवेश में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होता है, तो जो प्लस और माइनस जो Q होता है, तो Q को हम आवेश की मात्रा कहते हैं कि भाई कितना वो आवेशित हुआ। इसी प्रकार जब हम चुंबकत्व करते हैं, जब किसी पदार्थ को चुंबकित करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, तो उस स्थिति में यह देखा जाता है कि उस मैग्नेट के दोनों सिरों पर कितना पोल स्ट्रेंथ, कितना ध्रुव सामर्थ्य उत्पन्न हुआ। तो मान लेते हैं H अप्लाई करने के कारण इसके दोनों सिरों पर M नाम से ये मैग्नेटिक, ये पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ के लिए हुआ और ये पोल स्ट्रेंथ साउथ के लिए हुआ। हालांकि ये ऐसा नहीं होगा ये साउथ पोल के लिए आएगा और ये हमारे पास नॉर्थ पोल के लिए आएगा। इसका तात्पर्य सिर्फ ये है कि भाई जब कभी भी आप किसी पदार्थ को चुंबकित करोगे, मैग्नेटाइज करोगे, तो उस पदार्थ के दोनों सिरों पर क्या होंगे? विपरीत प्रकार के ध्रुव पैदा होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो उस ध्रुव का अपना कोई ना कोई सामर्थ्य होगा। तो ये ध्रुव का सामर्थ्य कितना है, उसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया। यहां मैं लिख देता हूं, एम जो है उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य, इसको रिप्रेजेंट किया एम ने। तो ये जो एम है, ये यहां अभी मैं एम को मिटा रहा हूं, आप जब किसी दूसरे बुक में पढ़े। अभी चूंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए मैंने टर्म आई को लिया, इसलिए मैंने उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य को एम से क्या कर दिया? रिप्रेजेंट किया। इसका तात्पर्य यह है, इस चुंबक से निकलने वाली बल रेखा क्या थी? बी। वो म्यू नॉट वाले परमिबिलिटी को क्रॉस करके पहुंचा दूसरे पदार्थ के पास, तो क्या हो गया? एच। अब ये एच के कारण वो इस पदार्थ को क्या कर रहा है? चुंबकित कर रहा है। अब इस पदार्थ को चुंबकित किया तो उसमें क्या हो रहा है? ध्रुव सामर्थ्य उत्पन्न हुआ, एमएस और एमएन, अर्थात साउथ पोल और नॉर्थ पोल का अपना अपना पोल स्ट्रेंथ इसमें डेवलप हो रहा है कि कितना ताकत से चुंबकित वो हुआ है करके। तो आई जो है वो इसी के इक्विवेलेंट होता है। आई जो रहता है उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य प्रति इकाई आयतन। आई का वैल्यू क्या हो गया अब आपके पास में? आई इज नथिंग। आई जो है वो किस बात को बता रहा है? उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य प्रति इकाई आयतन, अर्थात इकाई आयतन में कितना ध्रुव सामर्थ्य उत्पन्न हो रहा है वो किसके बराबर होता है? आई के बराबर होता है। प्रति इकाई आयतन इसलिए लिया गया क्योंकि जो भी ध्रुव सामर्थ्य उत्पन्न होता है वो उसके अंदर में हर एक परमाणु की एक दिशा को निश्चित करने के पश्चात जितने भी अंदर में छोटे छोटे मैग्नेटिज्म होता है उन सब का एडिशन होता है। सब के छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं, सभी परमाणु में क्या होते हैं? वो चुंबकित होते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेकर मैं इसको बता रहा हूं कि जैसे ये इस प्रकार से नॉर्मल कंडीशन पर ऐसे ये सभी एटम हैं। इन एटम, हर एक एटम जो रहता है, हर एक परमाणु अपने आप में छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार करता है। सभी चुंबक की दिशा रेंडमली इधर उधर है, मगर जैसे ही इसको किस चीज क्या मिल रहा है? इसके पास जैसे ही एच आया, एच आने के पश्चात क्या हो जाता है? ये जितने भी लाइंस होते हैं ये सब के सब एक दिशा में क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं इस प्रकार से। जब ये सब एक दिशा में अरेंज होते हैं तो जितने ज्यादा एटम होंगे उतना ज्यादा अरेंजमेंट आएगा, उतना ज्यादा ध्रुव सामर्थ्य उत्पन्न होगा। तो ये जो ध्रुव सामर्थ्य उत्पन्न हो रहा है वो तो इस पदार्थ के आयतन के ऊपर भी निर्भर करेगा। तो ये जो आई होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो इसी बात को बताता है एच के द्वारा इसके प्रति इकाई आयतन में कितना चुंबकत्व उत्पन्न किया गया। आई का सामान्य तात्पर्य है एच अर्थात मैग्नेटाइजिंग फोर्स के द्वारा किसी पदार्थ में कितना चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है, वही क्या कहलाता है? आई कहलाता है। तो आई को हम इस रूप में भी बोलते हैं उत्पन्न
चुंबक की मात्रा को हम किस नाम से जानते हैं? किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबक की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? आई के नाम से जाना जाता है। ये वेरी इजी था। अब एक नया टर्मिनोलॉजी फिर से आएगा, सक्सेप्टिबिलिटी। सक्सेप्टिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। अब ये प्रवृत्ति क्या होगी? सक्सेप्टिबिलिटी का तात्पर्य, सक्सेप्टिबिलिटी का मतलब यह है भाई H को देने से चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य उत्पन्न हुआ M, और यह ध्रुव सामर्थ्य जब इकाई आयतन में जितना उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? I। तो इसका सामान्य सा तात्पर्य तो यह हो रहा है कि H मैग्नेटाइजिंग फोर्स देने से I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। अर्थात I की मात्रा में चुंबक उत्पन्न हो रहा है, और ये I क्या है? जितना चुंबक उत्पन्न हुआ प्रति इकाई आयतन। मतलब H देने से प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबक की मात्रा को बताता है I। H दिया तो I से ये क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। ये M है ये पूरे आयतन के लिए। जब इसके छोटे छोटे से टुकड़े के लिए जब हम लेंगे, छोटे इकाई आयतन के लिए लेंगे, तो ये इकाई आयतन का जो चुंबक जो रहेगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? I से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसका तात्पर्य तो यह हुआ H देने से यह पदार्थ कितना चुंबकित हो रहा है? I के रूप में चुंबकित हुआ। H यूनिट देने से I की मात्रा में चुंबकित हो रहा है, तो 1 यूनिट देने से I अपॉन H की मात्रा में क्या होगा? चुंबकित होगा। तात्पर्य यह है B जो है वो क्वांटिटी है जो इस ओरिजिनल जो चुंबक है उससे निकल रहा है। इससे निकलने वाली राशि इस माध्यम को पार करके दूसरे वस्तु तक पहुंच रही तो H में क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। जब वो H में परिवर्तित हो रहा है तो अब ये H जो है ये इस चुंबक से बाहर तक की स्थिति है। ये H जब इस चुंबक के अंदर में जाकर उसको चुंबकित करेगी तो कितने मात्रा में चुंबकित हो रही है? वो किससे रिप्रेजेंट होता है? I से। मतलब ये है H यूनिट हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया तो I यूनिट मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है किसी दूसरे पदार्थ में। तो 1 यूनिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स देने में कितना ये डेवलप होगा? कितना उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप होगा? वो किसके बताया? I अपॉन H। अर्थात H के मान को यदि आपने 1 कर दिया, बहुत ही सूक्ष्म कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया, तो भी ये पदार्थ चुंबकित हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये इस पदार्थ की प्रवृत्ति है, इस पदार्थ की ससेप्टिबिलिटी है कि वो कम से कम H आने पर भी अपने आप को चुंबकित कर सकता है। तो यही जो चीज है किसी पदार्थ की प्रवृत्ति की इकाई मात्रा में मैग्नेटाइजिंग फोर्स देने पर भी वो पदार्थ में क्या होता है? चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो इसी उत्पन्न चुंबकत्व की मात्रा को हम क्या कहते हैं? सक्सेप्टिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो I अपॉन H ही किस नाम से जाना जाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति या सक्सेप्टिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो यह सक्सेप्टिबिलिटी किस चीज को बताता है? यह पदार्थ की प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है। पदार्थ की प्रवृत्ति को बताता है कि वह चुंबकित हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं। अर्थात सक्सेप्टिबिलिटी या प्रवृत्ति सीधी सीधी बात है, दूसरे पदार्थ की बात करता है कि ये पदार्थ के बारे में वो बताता है कि ये जो पदार्थ है ये पदार्थ चुंबकित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस चीज को ही ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये इस तरीके से ये जो जीटा जो साइन है ये इसी बात को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अब एक आया परमिबिलिटी। तो परमिबिलिटी के बारे में हमने पहले ही देख लिया कि परमिबिलिटी किसी भी माध्यम का हो सकता है। चुंबक है इसका भी अपना स्वयं परमिबिलिटी है, वायु है इसकी भी अपनी परमिबिलिटी है, यह दूसरा पदार्थ है इसकी भी अपनी परमिबिलिटी है। तो देखिए जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं ये सभी टर्मिनोलॉजीज का आपस में क्या है? एक छोटा छोटा रिलेशन है। जीटा का फॉर्मूला क्या होता है? I अपॉन H होता है। I का भी सेम यूनिट होता है, H का भी सेम यूनिट होता है, इसलिए यह अपने आप में क्या राशि है? विमाहीन राशि है। इसके बारे में हमने देखा। और म्यू तो परमिबिलिटी के बारे में बात कर रहा था। तो ये
चुंबकीय शब्दावली के बारे में ये टर्मिनोलॉजीज थे कि सब का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज बी, व्हाट इज म्यू नॉट, व्हाट इज एच, व्हाट इज एम, व्हाट इज आई, व्हाट इज जीटा, व्हाट इज म्यू। जितनी भी चीजें हैं ये सब के बारे में यहां बताया, सबका हमने एक एक छोटा छोटा सा फॉर्मूले के बारे में भी अपन ने देख लिया। अब ये परमेबिलिटी जो होता है म्यू, एक होता है ये जो है सापेक्ष चुंबकशीलता है, एक सॉरी ये निरपेक्ष चुंबकशीलता है, एक जो आता है हमारे पास में वो है रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी जिसको म्यू आर कहते हैं। तो म्यू आर किसके बराबर होता है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये भी अपने आप में क्या है, एक विमाहीन राशि है, क्योंकि ये दोनों सेम राशि है तो दोनों की इकाई तो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, इसलिए म्यू आर जो है विमाहीन राशि है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, इसके बारे में ये चीज आ चुका है आपके पास में ACF 2016 पर, इस टॉपिक के ऊपर इस संदर्भ में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये चुंबकीय शब्दावली के बारे में बातें थी। अब एक छोटा सा कंटेंट और है जो आप लोगों को याद रखना है, उससे संबंधित क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है। वो पॉइंट कुछ इस तरीके से है, उसे एक छोटे से टेबल के रूप में हम क्या करेंगे, देखेंगे या लिख सकते हैं कि विभिन्न स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र के परिमाणों की कोटि, अलग अलग जो स्थिति होता है उसमें B का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो अलग अलग स्थिति में जो B का वैल्यू होगा, उस B के वैल्यू को एक छोटे से टेबल के रूप में इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर दिया जाएगा, वो आप इसे देख सकते हैं। अब इस मैग्नेटिज्म में एक टॉपिक और बच गया है, वो है विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ, अर्थात फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म। इन सभी पदार्थ के बारे में, इन सब के उदाहरण के बारे में हम बात करेंगे। एवं एक चीज और देखेंगे कि कोई भी परमाणु या कोई भी अणु दे दिया गया है, वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल है या पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, हम कैसे जज करते हैं, कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो उसको ज्ञात करने के बारे में हम चर्चा करेंगे। मगर उसके लिए ये चर्चा भी हम अगले क्लास में करेंगे, मगर मैं चाहूँगा उसके लिए आप केमिस्ट्री के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और संयोजकता, ये दोनों टॉपिक को आप एक बार रीड आउट कर लिए रहें, ताकि पैरामैग्नेटिज्म और डाईमैग्नेटिज्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और 2 बार हो चुका है, दोनों ACF में एक एक क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप के या इसी से संबंधित कुछ प्रश्न को घुमाकर पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।